सैंधव सभ्यता से लगाकर आज तक भारतीय सभ्यता और संस्कृति हमारी जीवन पद्धति का आधार बनकर अविरल भाव से बहती आ रही है। हजारों सालों से चली आ रही इस गौरवमयी संस्कृति के विविध आयाम हमारे दैनिक जीवन में आज भी दिखाई देते हैं। वसुधैव कुटुंबकम की भावना ने इसे सर्वव्यापी बनाया। व्यष्टि से समष्टि और कण से मण तक ही नहीं, स्थावर और जंगम पदार्थों की सत्ता में संतुलन साधने की भावना और उसकी कला ने इसे विश्व गुरु का स्थान प्रदान किया है। यही वजह है कि आज के बदलते वैश्विक परिदृश्य और विषमताओं के बीच उभर रही चुनौतियों के समाधान के लिए पूरी दुनिया एक बार फिर भारत की ओर आशा भरी नजरों से देख रही है। हमने जीवन पद्धति के विविध आयामों जैसे वन और वन्य जीवों का संरक्षण, पारिस्थितिकी संरक्षण, पर्यावरण का संरक्षण, मानवीय और पारिवारिक मूल्यों को बढ़ावा देने, नारी सम्मान को प्रोत्साहन और देशभक्ति की भावना को जागृत करने के विषयों को जोड़कर वैश्विक सहयोग और समन्वय की परिकल्पना को साकार किया है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। पर्यावरण प्रदूषण के कारण जीवन आधारित वनस्पतियों की सीमितता ने जैव विविधता के सामने भी संकट खड़ा कर दिया है। इसके संरक्षण के बारे में सदियों से चली आ रही परंपराओं और मान्यताओं को छोड़कर जो भौतिकवादी संस्कृति अपनाई है, उसके दूरगामी परिणाम बहुत चिंताजनक हैं। हमने अब पर्यावरण को जिंदगी से ही नहीं जोड़ा, उसे दिनचर्या का हिस्सा भी बनाया। यही कारण है कि विश्व के विकसित देशों की तुलना में आज भी हमारे यहाँ पर्यावरण संतुलन बना हुआ है। हम आज तक उन वैदिक ऋचाओं और उनमें कही गई बातों को जीवन में उतारते हैं, क्योंकि हम पर्यावरण संरक्षण को जीवन का आधार मानते हैं। इन्हें नष्ट नहीं करते, इनसे जुड़कर हम विकास की बात करते हैं। धर्म और आध्यात्म दृष्टि से ही सही, हम आज तक पेड़ पौधों, जीव जंतु, जल जंगल और जमीन की पूजा करते आ रहे हैं, आराधना करते आ रहे हैं, क्योंकि हम इन्हें देवी देवताओं के रूप में मानते हैं। मंगलम सूर्य मंगलम, सूर्य मंगलम चंद्र मंगलम, चंद्र मंगलम जगत मंगलम, जगत मंगलम जीव मंगलम, जीव मंगलम देह मंगलम, देह मंगलम मनो मंगलम, मनो मंगलम आत्म मंगलम, सर्व मंगलम भवतु भवतु भवतु। ओम शांति शांति शांति। हमारे देश की भौगोलिक और जैविक विविधता भरी ये पहचान आज संकट में है। वनस्पतियां नष्ट होती जा रही हैं। वन्य जीव और पशु पक्षी का अस्तित्व खतरे में है। अब वो भी अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए गांवों और शहरों की ओर पलायन करने लगे हैं। इसके नए खतरे भी सामने आ रहे हैं। राजस्थान के राजसमंद में ये पैंथर देर रात जंगल के पास के गांव के अंदर दाखिल हुआ और प्यास बुझाने की कोशिश में पतीले में फंस गया।
परेशान पैंथर के सिर से पतीला निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया। लिहाजा समस्याएं किसी एक कारण या एक स्तर से उत्पन्न नहीं हो रही हैं। छोटी छोटी समस्याएं एक साथ सामने आकर समग्र रूप से विकराल रूप ले रही हैं। आज भी वैश्विक वातावरण के इतर हमारा ग्रामीण जीवन, जल, जंगल और जमीन, पर्यावरण संतुलन, वन्य जीव संरक्षण और पारिस्थितिकी संतुलन समान अवस्था में है। आज भी जरूरत बस इतनी है कि हम प्राकृतिक संसाधनों का दोहन अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप करें, उसका उपयोग सबके कल्याण और भलाई के लिए करें, तो निश्चित रूप से विकास होगा, तेजी के साथ होगा। इतिहास इस बात का गवाह है कि प्रकृति के साथ छेड़छाड़ का नतीजा हमेशा घातक रहा। यही वजह है कि सदियां गुजर जाने के बावजूद हम पंच महाभूतों के संरक्षण के बारे में प्रतिबद्धता के साथ सोचते और विचारते ही नहीं, उस पर अमल भी करते आ रहे हैं। और आज जब हम अपनी गौरवशाली परंपराओं पर अभिमान करते हैं तो इसमें अचरज भी नहीं होता, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने उस तरह की जीवन शैली को जिया है, भोगा है और उसके अनुभवों से आने वाली पीढ़ियों को संस्कारित किया है। वैदिक काल से लेकर आज तक के संपूर्ण साहित्य में किस्से, कहानियों और आख्यानों के जरिए इसका संदेश इस बात का प्रमाण है कि हम इसके प्रति कितने जागरूक और संवेदनशील हैं। आज के संदर्भ में हम बात करें तो ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि हमारा प्राकृतिक पर्यावरण और पारिस्थितिकी असंतुलन विक्षोभ की स्थिति से गुजर रहा है। क्षुद्र मानवीय स्वार्थ, लोभ, मोह और माया के वशीभूत होकर अविवेकी नीतियों और नियमों से प्राकृतिक संसाधनों के अनियंत्रित दोहन ने परिस्थितियों को और भी विषम बना दिया। शारीरिक और मानसिक बीमारियां या प्राकृतिक प्रकोप, इन सभी के पीछे पारिस्थितिकी असंतुलन सबसे प्रमुख कारण है। सच है कि ईश्वर ने इस सृष्टि की सुंदर रचना की। इसका उपयोग और उपभोग करने के लिए उसने हमें धरती पर भेजा। अब ये काम हम पर निर्भर करता है कि उसका उपयोग या उपभोग किस तरह करें। बस करना इतना सा है कि उसे दैनिक जीवन में उपयोग में लाना है। आसपास का वातावरण स्वच्छ और सुंदर बनाना, आसपास की वनस्पतियों का संरक्षण करना, जीव जंतु और पशु पक्षियों का संरक्षण करना, प्राकृतिक संसाधनों का समुचित उपयोग और उपभोग करना। पंच महाभूतों में संतुलन कायम करने के लिए अपनी तरफ से एक छोटी सी पहल कर पर्यावरण और पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखा जा सकता है। बहुधर्मी और बहुसंस्कृति वाले इस देश में हर पर्व और उत्सव को मनाने के पीछे प्रकृति परिवर्तन से जुड़ा आधार है। प्रकृति में वायु, जल, मिट्टी, पेड़ पौधे, जीव जंतुओं और मानव के बीच एक संतुलन है। यदि इनमें कोई गड़बड़ी की तो प्रकृति कभी माफ भी नहीं करेगी। यदा कदा आने वाले प्राकृतिक प्रकोपों के जरिए वो महसूस करा ही देती है। जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक बदलाव, पर्यावरण संरक्षण के साथ मानव और प्रकृति के रिश्तों को उजागर करते ये तीज और त्योहार
कई संदेश देते हैं। पर्यावरण का संदेश देती हरियाली अमावस, ज्येष्ठ महीने की अमावस्या को बट सावित्री, हरियाली तीज, सावन में हर सोमवार को वन उपवन बाग बगीचों में जाकर व्रत खोलना, जल बचाने और उसके संरक्षण का संदेश देता निर्जला एकादशी का व्रत, आंवला नवमी, तुलसी विवाह, सूर्य उपासना के लिए छठ पूजा ही नहीं, नदियों के प्रति हमारी आस्था को बनाए रखने के लिए गंगा दशहरा हो या नर्मदा जयंती। पर्यावरण संरक्षण के विषय में सभी एक मत से उस पंच तत्व के प्रति कृतज्ञता का भाव लेते हुए उसके संरक्षण की बात कहते हैं। विकसित देशों की अविकसित कार्यशैली ने आज दुनिया को विनाश के कगार पर ला खड़ा किया है। प्राकृतिक संसाधनों का जरूरत से ज्यादा दोहन, अनियंत्रित विकास और पर्यावरण और पारिस्थितिकी असंतुलन के कारण असमय बरसात, अकाल, अनावृष्टि सहित प्राकृतिक वातावरण में असामान्य बदलाव आ रहा है। ये केवल एक देश, समाज या व्यक्ति की नहीं, सामूहिक समस्या के रूप में सामने है। जहां तक हमारे देश की बात है, हमने तो सदियों से पर्यावरण संरक्षण को अपने जीवन का आधार बना रखा है। बढ़ते पारिस्थितिकी असंतुलन को बचाने के लिए हमें सबसे पहले शुरुआत अपने घर से करनी होगी। विकास की बदलती अवधारणा को अब हमारी सोच और विचारों में परिवर्तन के साथ प्राथमिकताओं में बदलाव ही नहीं, वेदों और पुराणों के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण के बारे में जो संदेश दिया गया उसे व्यावहारिक रूप में लाना होगा। विकास के कालक्रम में तरक्की के ऐसे रास्ते अपनाने होंगे जो पर्यावरण को नष्ट किए बिना विकास की रफ्तार को जारी रख सके। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वो समाज के बिना रहकर अपना सर्वांगीण विकास नहीं कर सकता। व्यक्ति और समाज दोनों एक दूसरे के पर्याय और पूरक हैं। दोनों एक दूसरे के साथ सहयोग और समन्वय के साथ रहते हुए अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। तभी तो हम कहते हैं कि व्यक्ति के बिना समाज अधूरा और समाज के बिना व्यक्ति। हमारी सभ्यता और संस्कृति में पारिवारिक और मानवीय मूल्य इतने प्रबल, परिपक्व और संस्कारित हैं कि देश, काल और समय के साथ वैश्विक बदलाव, वैदेशिक प्रभाव और उसके साथ वैचारिक और व्यवहारिक असमानताओं के बावजूद वो आज तक हमारे जीवन का आधार बने हुए हैं। यही कारण है कि हम सामाजिक जीवन में पारिवारिक मूल्यों की महत्ता को स्वीकारते हैं, उन्हें अपनाते हैं और उन्हें व्यवहार में लाकर आने वाली पीढ़ियों को ये विरासत सौंप कर जाते हैं। बदलते वैश्विक परिदृश्य में भारतीय सभ्यता और संस्कृति पारिवारिक और मानवीय मूल्यों की बदौलत आज भी सांस्कृतिक रूप से मजबूत है। व्यक्ति से परिवार, परिवार से कुटुंब, कबीला, समाज और देश की समृद्धि की परिकल्पना कोई सुनहरा सपना नहीं, एक हकीकत है जो हमें मानवीय और पारिवारिक मूल्यों के धरातल पर खड़े होकर सर्वांगीण विकास की असीम ऊंचाइयों को छूने को प्रेरित करती है। यही वजह है कि आज पूरी दुनिया अपने वैचारिक और व्यवहारिक परेशानियों को दूर करने के लिए भारतीय संस्कृति की ओर देख रही है। पारिवारिक और मानवीय मूल्यों में आई गिरावट या उसके प्रदूषित होने का कोई एक कारण नहीं है। इसमें आर्थिक, सामाजिक, नैतिक, मानसिक व शारीरिक कारण तो हैं ही।
सबसे बड़ा कारण एक इकाई के रूप में व्यक्ति का चारित्रिक पतन है, जो सर्वांगीण बीमारियों की जड़ है। जब ये बीमारियां सामूहिक रूप से नजर आने लगती हैं, तो देश और समाज भी उनसे अछूता नहीं रहता। और जब लंबे समय तक ये व्यवस्था चलती है, तो निश्चय ही इसके परिणाम दूरगामी होते हैं। लिहाजा समस्याओं के समाधान के लिए, चाहे वो व्यक्तिगत हो या सामूहिक, हर स्तर पर प्रयास किए जाने की जरूरत है। विशेषकर वैचारिक और व्यवहारिक रूप से परिवर्तन का दिया तो घर की दहलीज पर ही जलाना होगा। तभी हम स्वयं प्रकाशित होते हुए जगत को रोशन कर सकेंगे। भारतीय सभ्यता और संस्कृति का पूरा दर्शन नारी के बिना अधूरा है। वो एक ऐसी धुरी है जिसके इर्द गिर्द हमारा पूरा वैचारिक और व्यवहारिक पक्ष घूमता है। इसीलिए संपूर्ण भारतीय परिवेश नारी के बिना अधूरा ही लगता है। सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश में महिलाओं ने अपनी श्रेष्ठता को साबित किया है। पूरी दुनिया को यह एहसास कराया कि उसने जीवन के हर क्षेत्र में पुरुष के साथ मिलकर घर, परिवार, समाज और राष्ट्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। एक बूंद की तरह एकाकी ही सही धरती की उजड़ती बिगड़ती कोख में समाकर फिर से एक से अनेक के स्वरूप में मुखरित होकर सामूहिकता का गान सुनाने की क्षमता रखती है। वैदिक काल से लेकर आज तक नारी की दशा और दिशा की ये अंतर यात्रा अनवरत चलती आ रही है। इसमें कहीं भी किंचित मात्र फेरबदल नहीं हुआ। परिवर्तन हुआ तो सिर्फ वैचारिक और व्यवहारिक स्तर पर। मतलब यह है कि नर से पहले नारी का स्थान आज बदल गया है। भारतीय समाज में आज नारी की दोयम दर्जे की स्थिति के भले ही कई कारण हों, सबसे बड़ा कारण उसके अस्तित्व की रक्षा करने वाली पारिवारिक और सामाजिक व्यवस्था की वो प्रदूषित रूढ़िवादी और पारंपरिक वैचारिक और मानसिक अवस्थाएं हैं जो बदलते माहौल में खुद को बदलना नहीं चाहती। घर परिवार में ही नहीं, घर के बाहर भी उस पर हो रहे अत्याचार, अपराध ये साबित करने को काफी हैं कि भारतीय समाज अभी भी पुरुषोचित मानसिकता के खोल से बाहर नहीं आ पा रहा है। जहां तक महिलाओं के प्रति हो रहे अपराधों को संख्या के रूप में देखें तो 2015 में देश भर में 3,27,394 अपराध दर्ज किए गए। अगर हम महिलाओं के प्रति हुए अपराधों के प्रति और विश्लेषण करें तो हम पाएंगे कि 2015 में बलात्कार के 34,605, बलात्कार के प्रयास के 4,434, अपहरण के 59,277, दहेज हत्या के 7,634, प्रताड़ना के 1,13,403 और आत्महत्या के प्रयास के 4,060 मामले दर्ज हुए हैं। हालांकि 2014 के मुकाबले महिलाओं के प्रति हो रहे अपराधों में कमी जरूर आई है। इसलिए निराशा का लबादा उतारकर यदि आशा भरी नजरों से देखें तो हम ये कह सकते हैं कि भारतीय समाज में नारी का स्थान पहले भी ऊंचा रहा है और आगे भी रहेगा। पारिवारिक और सामाजिक स्तर के साथ बदलती वैश्विक परिस्थितियों, आर्थिक बदलाव और वैचारिक चिंतन के साथ मानसिक कार्य व्यवहार में संतुलन और सामंजस्यता भी जरूरी है ताकि महिलाएं हर स्तर पर मजबूत हों।
भारतीय समाज में महिलाएं भी बहते हुए पानी की तरह हैं। सदियों से बहता हुआ आ रहा ये पानी आज भी स्वच्छ और निर्मल है। राह में आने वाली बाधाओं को दूर करती हुई खुद के अस्तित्व के होने का एहसास करा रही है। यही हमारी सभ्यता और संस्कृति की विशेषता है। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, अर्थात जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी श्रेष्ठ है। लौकिक संसार में मां और भौगोलिक संसार में जिस भूमि पर पैदा हुआ वो स्थान हमेशा से पूजनीय रहा है। हम राष्ट्र को व्यक्ति से पहले रखते हुए उसकी आराधना करते हैं। हम करें राष्ट्र आराधन, इसका मतलब ही देशभक्ति और देश प्रेम की पराकाष्ठा है। यही कारण है कि जब जब भी इसके ऊपर संकट आया, यहाँ के बाशिंदों ने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। इन्हीं जीवन मूल्यों के साथ जीते हुए यहाँ के लोग पूरी दुनिया में भारतीय सभ्यता और संस्कृति के प्रतिनिधि के रूप में पहचाने जाते हैं। We believe not only in universal toleration, but we accept all religions as true. I am proud to belong to a nation which has sheltered the persecuted and the refugees of all religions and all nations of the earth. हमारा देश दुनिया में एकमात्र ऐसा देश है जिसकी विविधता में एकता ही उसकी पहचान है। वैचारिक, व्यवहारिक, भौगोलिक, प्राकृतिक, जैविक, पारिस्थितिकी यानी जीवन दर्शन के हर आयामों में विविधता होते हुए भी इन सभी में एकात्म भाव है जो भारतीयता के रूप में आकर प्रस्फुटित होता है। भारतीय संस्कृति के विविध आयामों में देशभक्ति की भावना का ही परिणाम है कि हम आज भी वैश्विक विविधताओं के वैचारिक संघर्ष और उससे उत्पन्न खतरों के बावजूद अपने वजूद को कायम रखे हुए हैं। निरंतर आगे बढ़ते रहने के संकल्प के साथ प्रयत्नशील हैं, उद्यमशील हैं। हालांकि देश, काल और परिस्थितियों में कई बार ऐसे भी अवसर आए जहां इस देश को वैचारिक और व्यवहारिक रूप से पराभव का युग भी भोगना पड़ा। फिर भी ऐसे प्रदूषित माहौल में अवतरित हुए महापुरुषों ने राष्ट्र आराधन का गान करते हुए वैचारिक संघर्ष को जिंदा रखा। उन्हीं महापुरुषों की बदौलत भारतीय संस्कृति आज भी अपने पूरे वेग के साथ बह रही है। यही कारण है कि ऐसे वीर सपूतों को हम आज भी अपना प्रेरणा स्रोत मानते हुए उन्हें याद भी करते हैं। ऐसे महापुरुषों को हम पिलर ऑफ द लाइट्स भी कहते हैं, जिन्होंने भारतीय सभ्यता और संस्कृति की मशाल जलाकर इसे आज तक रोशन कर रखा है। सबसे पहली बात तो यह है कि अपने देश के प्रति भक्ति, देश प्रेम और राष्ट्र आराधन का मतलब अन्य देशों के प्रति घृणा या नफरत करना नहीं है। हमें ऐसे संकीर्ण विचारों का त्याग कर मानवता से प्यार करना चाहिए। यही सच्ची देशभक्ति होगी। हालांकि बदलते समय परिवेश में देशभक्ति और देश प्रेम के मायने बदल रहे हैं। आज की युवा पीढ़ी अपने भविष्य के प्रति जागरूक रहते हुए जिस तरह सामाजिक सरोकारों का निर्वहन कर रही है, उससे ये तो साबित होता ही है कि जमाना चाहे कितना ही बदल जाए, हम वैचारिक और व्यवहारिक रूप से
आज भी भारतीय सभ्यता और संस्कृति के मूल तत्वों और उसके संस्कारों से जुड़े हुए हैं। लिहाजा आज बस जरूरत इस बात की है कि हम इस गौरवमयी मान्यताओं और परंपराओं को अपनाते हुए अपने वैचारिक और व्यवहारिक जीवन को समृद्ध बनाएं। किसी भी देश की सभ्यता, संस्कृति और उसका संचालन वहां रहने वाले बाशिंदों के वैचारिक और व्यवहारिक पक्ष पर आधारित होता है। नदी घाटियों की तलहटियों में विकसित हुई विश्व की सभी सभ्यताओं और संस्कृतियों के मूल में लगभग एक ही भाव अविरल गति से बहता दिखाई दे रहा है। लेकिन भारतीय सभ्यता और संस्कृति कई मायनों में उनसे अलग और विशिष्ट है। इसके कई कारण हैं। वैचारिक और व्यवहारिक सम्मत और संस्कारित इस संस्कृति के हजारों साल से जिंदा रहने का इसका एक कारण भावनात्मक जुड़ाव है। आपसी सहयोग और समन्वय पर आधारित इस सभ्यता और संस्कृति ने सभी के विचारों को आत्मसात किया, उसे अपनाया और उसे परिमार्जित कर अपने अंदाज में दुनिया के सामने रखा। धर्म आध्यात्म ही नहीं, आर्थिक, सामाजिक, वैचारिक और नैतिक धरातल पर भी इसने कई उतार चढ़ाव और अवरोधों के बीच खुद को आज तक जनमानस के दिलो दिमाग में रचाए बसाए रखा है। यही खूबी इसे दुनिया भर की अन्य संस्कृतियों से अलग और विशिष्ट स्थान पर बनाए रखती है, जिस पर हमें ही नहीं पूरी दुनिया को गर्व है। संगच्छध्वं संवदध्वं संगो मनांसि जानतं देवाभागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते समानो मंत्रः समितिः समानी समानं मनः सह चित्तमेषां समानं मन्त्रम् अभिमन्त्रये वः समानेन वो हविषा